नमस्कार। आज मैं अति संक्षिप्त में थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि एटॉमिक एटॉमिक फिजिक्स जो है उसके बारे में। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब वीडियो, जिसमें एटॉमिक फिजिक्स का ओरिजिन, भारतीय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कणाद मुनि से, जिसको उलूक नाम से जाने जाते हैं, वहाँ से प्रारंभ होता है और जॉन डाल्टन, गी लुसाक, एवोगाड्रो, उसके बाद जेल प्रॉस्ट, कैनिजारो, कार्ल हर्स्ट, जर्मनी के थे। इस प्रकार विभिन्न विश्व के विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा उस पर किया गया। 1976 तक की बात जो मैंने किया था, 600 ईसा पूर्व से 1960 तक की बात मैंने की थी। अब उसके बाद आता है कि मैं अब 1908 की बात करता हूँ। 8 की बात, 1908 ईस्वी की बात, जिसमें विल्हेम केमिस्ट था, विल्हेम ऑस्टवाल्ड, और अर्नस्ट ने इस सब को रिजेक्ट किया कि नहीं, ये सब इनडायरेक्ट जो एविडेंस सब है, इनडायरेक्ट एनालिसिस है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अर्थात एटॉमिक फिजिक्स जो है वह फिलोसॉफिकल है रेदर देन टेक्निकल, अर्थात मोर फिलोसॉफिकल है। इसलिए जितना हमने परिकल्पना किया है, जितना इसके बारे में चर्चा की है, इस पर सत्यता बहुत कम है एटॉमिक फिजिक्स में। तो उसी पर मैंने चर्चा कर रहा हूँ कि एटॉमिक फिजिक्स का विभिन्न विषय वस्तु पर सामान्य से, जैसे इसका आकार, परमाणु का आकार कैसे होता है, नया में नील्स बोर का सिद्धांत आया कि नहीं। अब 1900 जो है 1898 में जे थॉमसन का आविष्कार है कि इलेक्ट्रॉन होता है और वो डिस्चार्ज ट्यूब से होता है। तो मैंने एक तो पेपर भी लिखा, www.innovativephysics.wordpress.com पर, वह आप मुझे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, प्रमोदानंद झा के नाम पर, आपको पता चल जाएगी कि उसमें बहुत सारे पेपर मैंने लिखा है फिजिक्स के बारे में। कि मेरा प्रमुख क्या ध्येय है, प्रमुख योजना क्या है कि फिजिक्स सत्य कितना है और उसमें भ्रम कितना है, इल्यूजन्स कितना है। यदि हम इल्यूजन्स को लेकर के चलेंगे तो फिजिक्स की सत्यता पर नहीं जा पाएंगे, उचित लक्ष्य जो है, असलियत जो है, उस पर हम नहीं पहुँच पाएंगे। और यदि फिजिक्स के उचित सिद्धांत पर हम नहीं पहुँच पाएंगे, सत्यता पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो टेक्निकली इसको डेवलप नहीं होगा, फिजिक्स डेवलप नहीं हो सकेगी। और आज वही हो भी रहा है, जिस कारण मान लीजिए हम फिजिक्स से बहुत सा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत अनुसंधाता है, बहुत अनुसंधान होती है, लेकिन उसको वास्तविक में उतारा नहीं जा सकता है। इसका कारण यह नहीं है कि वो हाइपोथेटिकली है, इसका कारण यह है कि इसका आधार बहुत कमजोर है, सत्यता इसमें नहीं है। हाँ, कुछ सत्य भी है, लेकिन जो बात को हम वास्तव में उतार नहीं पा रहे हैं व्यवहार में, उसमें कुछ शंका की तो बात है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार 1898 में हुआ, जे थॉमसन ने किया। उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हुआ कि नहीं, इसके बीच में जो है तो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन जिसके चारों तरफ घूमता है और वह भारी होता है, जो अल्फा स्कैटरिंग के बाद के एक्सपेरिमेंट किया गया।
जिसमें 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जो है वो 3 गोल्ड का फॉइल पर अटैक किया गया, वो ऐसा ही है। तो कहा गया कि नहीं, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों भाग खाली जगह होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। और उसके बाद यहीं से न्यूक्लियस का आविष्कार होता है। उसके बाद प्रोटॉन का आविष्कार हुआ, ई गोल्डस्टीन ने किया 1940 में, कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके बाद 1932 में चैडविक ने आविष्कार किया है न्यूट्रॉन का, कि न्यूट्रॉन पर नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज होता है। और इस प्रकार आविष्कार होते गया। और आविष्कार होने से सबसे पहली बात क्या है कि एटम होता है कि नहीं है, ये वो जिसे हमने कभी नहीं देखा है। और यह एक्सपेरिमेंट सब दोहरा कर नहीं किया गया, कभी दोहराया नहीं गया। और रदरफोर्ड के बाद एक्सपेरिमेंट चला, नील्स बोर का आया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आ रहा है। उसके बाद इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जुट गया, स्पेक्ट्रल स्टडी जुट गया, वो और विशाल इसको कर दिया। अर्थात यह बहुत भेग हो गया, अनावश्यक रूप से भेग हुआ, जिसका फिजिकल एविडेंस कहीं नहीं मिलता है, कहीं फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता। और स्पेक्ट्रोस्कोपी एस्ट्रो फिजिक्स को टच कर दिया, और बाहर बहुत सारे फिजिक्स के, बायोलॉजी के, और बहुत सारे पार्ट्स को टच कर दिया, जहाँ जब सारी जगह पर रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है। और इसके बाद क्या होता है कि एक थ्योरी आ जाता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित थ्योरी, न्यूक्लियस के बारे में, युकावाद थ्योरी, कि नहीं, इतना ही पार्टिकल से नहीं होता है, इसके भीतर में जो है, जो न्यूक्लियर मॉडल को बात आ रही है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में एक्सचेंज होता है पार्टिकल्स के बीच। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मात्र नहीं होता है, इसके बीच में, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यदि होगा तो एक तो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, तो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएगा, अर्थात डिटैच हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। और इसमें न्यूक्लियर पार्टिकल्स भी होते हैं, विभिन्न न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात एक्सचेंज हो गया है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे चेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे चेंज होता है, उसका टाइमिंग क्या है, इसका होते गया युकावा थ्योरी, जो युकावा जापानीज साइंटिस्ट थे। और एक तो इसी से संदर्भ में सारे सिद्धांत सब आ रहे हैं, जिसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है, सब हाइपोथेटिकल है, फिलोसॉफिकल थ्योरी सब है। और यही भ्रम है, इसी पर कम से कम शंका तो करना आवश्यक है इसका। यदि हम शंका नहीं करतेंगे तो वास्तविकता पर नहीं पहुंचा। ठीक है कि शंका तो किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है इस पर। और एक तो सिद्धांत इसमें क्या है कि पार्टिकल्स फिजिक्स यहीं से शुरू होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जब इसमें जुड़ जाता है, स्पेक्ट्रल स्टेट, इलेक्ट्रॉन, बेरियम, हैड्रॉन, विभिन्न प्रकार के जो है कंसेप्ट से डेवलप होता है, जिसमें हैड्रॉन्स के स्ट्रक्चर का वर्णन होता है, जिसमें मूरे गेलमान 1961 की बात होती है। मूरे गेलमान ने क्या किया, उस पर विचार, उस पर अध्ययन किया कि स्पेक्ट्रम का ही एनालिसिस किया गया वहाँ पर, कि स्पेक्ट्रम का एनालिसिस जब हुआ तो कहा गया कि नहीं, कि क्वार्क भी कोई चीज़ है, क्वार्क कोई चीज़ है। और वह क्वार्क क्या चीज़ है, तो वो क्वार्क 6 होता है। वह क्या क्या होता है, तो अप, डाउन, चार्ज, स्टर्न्स, टॉप, बॉटम, सारे क्वार्क होते हैं। सबको फ्रैक्शनल, इसका चार्ज भी होता है,
छोटों को बताएगा। फिर क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स के आधार पर, जिसका कलर के आधार पर, विभिन्न का विभिन्न कलर होता है, कलर के आधार पर इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर इसको एनालिसिस किया गया। तो उसमें क्या कहा कि नहीं 18 तो क्वार्क होता है और 18 तो एंटी क्वार्क होता है। इस प्रकार आगे बढ़ा। 1963 में की बात होगी, 1963 जिसमें मूरी गेलमान जी को नोबेल प्राइज मिला इसी क्वार्क से, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वार्क के बारे में या एनालिसिस ऑफ क्वार्क के बारे में मिला। क्वार्क के बारे में क्या हाइपोथेसिस डेवलप किया गया कि क्वार्क भी ग्लूऑन से जुड़ा हुआ रहता है। क्वार्क स्वतंत्र नहीं हो सकता है, क्वार्क हम स्वतंत्र नहीं देख सकते, स्वतंत्र इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्वार्क हमेशा क्या होता है, एक ठो क्वार्क और दूसरा क्वार्क के साथ जुड़ा होता है। जैसे प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से बना हुआ होता है, और भी वो न्यूट्रॉन होता है या और पार्टिकल से होता है, तो क्वार्क से बना हुआ होता है, जिसका चार्ज सिंगुलर फॉर्म में होता है। और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात है। इसी प्रकार न्यूक्लियर मॉडल की बात है कि न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस का मॉडल क्या होता है। देखिए सब एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों को टच करते आगे बढ़ रहा है। एटॉमिक फिजिक्स का संपूर्ण चीज, एटम्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के बढ़ रहा है। संपूर्ण चर्चा एटम्स पर हो रहा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर हो रहा है। इसी प्रकार क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, अब फोर्सेस की बात होती है तो फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक फोर्सेस को भी विभिन्न बांटा गया, जिसमें स्टीवन यूनिवर्गर और अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के थे वैज्ञानिक, उनको नोबेल प्राइज मिला। यह बात 1967 के नज़दीक की बात है। तो मेरा कहना क्या है कि जितना हम फिजिक्स की बात करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स और वहाँ से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जुड़ता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत जगह पर जो टच करता है फिजिक्स को, फिजिकल फिनोमेना को एनालिसिस करने में बहुत सहयोग करती है, या सहयोग करते देखा गया है और इसको अप्लाई किया गया। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि शंका करना आवश्यक है। जो चीज़ हमने देखा नहीं है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट नहीं किया है, जिसका फिजिकल फिनोमेना मिलता नहीं है, उसको शंका करना आवश्यक है। और एक ठो करते गए, उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद। इससे अच्छा है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो बेस जो है, आधार जो है, उस पर विचार किया जाए। या फिजिक्स है, रियलिटी तो फिजिकल फिनोमेना में होता है। भौतिक घटना जो घटती है वह महत्वपूर्ण चीज़ है। भौतिक घटना को विश्लेषण जो किया जाता है, उससे महत्वपूर्ण है कि भौतिक घटना कैसे घटती है और उसका शुरुआत विश्लेषण कैसे हुआ, शुरुआती किस तरह से हुआ। तो अभी का भौतिक शास्त्री जो करते हैं, क्या करते हैं कि नहीं स्पेशल जो है स्पेशलाइज हो जाते हैं। स्पेशलाइज नहीं, पहले जनरलाइज होना पड़ेगा, जनरलाइज होने के बाद ही स्पेशलाइज होना पड़ेगा, फिर स्पेशलाइज होने के बाद फिर जनरलाइज होना पड़ेगा। एक सर्कल के रूप में इसको रिसर्च को डेवलप करना पड़ेगा, अन्यथा रिसर्च पूरा नहीं होगा। जिस कारण आज हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हमारा आर्थिक क्षति होती है या आर्थिक इसमें खर्च किया जाता है, बहुत सारे खर्च हो रहा है। गरीब मुल्क भी खर्च किया करते हैं और धनी का तो करता ही है, लेकिन उपलब्धि क्या है कि उसको व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा रहा है, नहीं आ रहा है, व्यवहार में नहीं आ रहा है।
और जब फिजिक्स कमज़ोर हो जाएगा तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कमज़ोर होगा। और एक बात मैं यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ कि आज हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या और जो भी हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। कहना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना कम थ्योरीज डेवलप किया है, लेकिन फिर उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत आगे, तुलनात्मक रूप से टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे डेवलप हो चुका है। एक सिद्धांत से बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इसीलिए हमें सिद्धांत को डेवलप करना पड़ेगा, सिद्धांत को फॉर्म करना पड़ेगा और सिद्धांत को ठीक जगह से आगे बढ़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा है। और कोई सर्टिफिकेट लेने से, कोई डिग्री लेने से, कोई मान लीजिए ग्रेजुएट करने से, मास्टर्स डिग्री करने से, कोई डॉक्टरेट करने से, कोई पोस्ट डॉक्टरेट हो जाए, कहीं से हो जाए, कोई कर दे, वो कोई मायने नहीं रखता। अनुसंधान में सत्यता मायने रखता है, वास्तविकता मायने रखती है। नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब देखिए करके सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, जिससे कि और मेरा जो यूट्यूब का वीडियोस है वो आप देख सकें, उसको समालोचना कर सकें। मुझे प्रसन्नता होगी आपने देखा इसके लिए। नमस्कार।